अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हमने जो चैप्टर पढ़ लिया था ना, से नो टू ड्रग्स, उस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। दिस इज़ पेज नंबर 80। तो बुक पर अगर आप आएंगे ना, इस एक्सरसाइज के बाद हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के लिए एक एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, अब जो ओरल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेज है ना, वो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नहीं कर रहे क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल लाइक इन अ वे जिसमें हम इसमें जिस क्लास में आप लोग फेस टू फेस कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उस तरीके से नहीं की जा सकती। तो ये एक प्रेजेंटेशन टास्क है आप लोगों के लिए, तो आप इसको देख लें। चाहे तो आप लोग इस पर वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, आप उस पर जो है वो वीडियोस भेज दिएगा, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहीं पे। जो बच्चा वीडियो बना के भेजना चाहता है, आप उसको ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक ड्राइव पे अपलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? तो आप वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को जो भी आप है उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसको लाइव क्लास में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी आप लोग ये कर सकते हैं। तो अब ये है क्या, पेयर वर्क है। पहले सबसे रोल प्ले वाला, परफॉर्म अ रोल प्ले इन योर क्लास पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर हु इनिशियली succumb to peer pressure and then confidently use refusal skills to avoid drugs। अब क्या है, आपने दो लोगों का बेसिकली एक डायलॉग प्रिपेयर करना है, या आप कह लें कि एक रोल प्ले है जिसमें आपने क्या करना है। एक स्टूडेंट जो है वो ये प्ले करेगा कि वो गलती से किसी भी तरह से जो है ना, वो किसी पीयर प्रेशर में आके क्या कर रहा है, वो किसी ड्रग्स को लेने के लिए जा रहा है। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को समझ आता है कि रिफ्यूज़ कैसे करना है। तो आप ये एक रोल प्ले है, या तो ये जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो अपनी फिजिकल क्लासरूम में कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू डू इट इन द लाइव क्लास तो हम इसको यहाँ पे भी कंडक्ट करा सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है, ग्रुप एक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ये क्या है, क्रिएट अ विजुअल प्रेजेंटेशन चार्ट और प्रोजेक्ट हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, वर्क इन ग्रुप्स एंड प्रेजेंट इन द क्लास, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छी ग्रुप एक्टिविटी है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, और ये भी आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोग स्कूल वापस आएंगे, अपनी क्लासरूम में मिलके ये आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जो इंडिविजुअल टास्क है ना, मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द असाइन्ड टॉपिक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन हेल्थ, गिव प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो अब कोई भी बच्चा जो कि इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन देना चाहता है लाइव क्लास के अंदर, वो हमें आज बता दे। तो आप लोगों का एक जो है, मैं फेस टू फेस खुद पहले आपसे वो टेक ले लूँगी, उसके बाद हम इसको क्लास में भी शो कर सकते हैं। ओके, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड फॉर दिस इंडिविजुअल टास्क तो आप हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अभी आप चैट में भी बता सकते हैं, जिससे आप लोगों को ठीक लगे। ओके, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर के अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, रीराइट द गिवन पैसेज विद करेक्ट पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, एपोस्ट्रोफीज, कॉमा, स्पेलिंग्स, हाइफन, कन्वेंशन। अब क्या है, एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब ये ना एक बहुत फेमस एक बुक है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकिंसन। ठीक है, अभी उसका एक पैसेज दिया गया है जिसके अंदर पंक्चुएशन एरर भी हैं, स्पेलिंग एरर्स भी हैं, और इसमें ग्रामर के भी कुछ एरर्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से एरर्स हैं, एंड देन यू हैव टू करेक्ट इट। तो इसको करेक्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रीड इट। इट्स ब्यूटीफुली रिटन। अगर आप इसको पढ़ें तो आपको पढ़ के इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि you're reading a piece of literature which is deep, which has a lot of figurative language in it। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी figurative language का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर एंटीथीसिस का इस्तेमाल किया गया है, इसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। Okay, so it was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct to the other way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. Okay, so can you see
कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको एंटीथीसिस इस्तेमाल करके निगेट किया जा रहा है। पहले एक ही बात की जा रही है, फिर उसी के उल्ट बात की जा रही है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो पेयर में चीज़ें आ रही हैं कि बेस्ट ऑफ टाइम भी था, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा जा रहा है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो जब एक बात हमारे पास दो तरीके से आ रही है तो हम इसमें यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या है? It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. पहले तो हमने कॉमास लगा दिया ना। अब पहली बात है, it was the best of time, ये बहुत बेहतरीन वक्त था। ठीक है, ये वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास के टाइम की बात हो रही है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, लेकिन ये अभी भी एप्लीकेबल है कि एक ही वक्त है जो कि बेहतरीन वक्त भी है और सबसे बुरा वक्त भी है। देखिए, बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, वर्स्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, कि जो वक्त था ना वो बहुत अच्छा वक्त था और साथ में ही वो बहुत बुरा वक्त था। ठीक है, अगर हम इसको अभी भी रिलेट करें ना आज की दुनिया के साथ, तब भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि आज में भी क्या है, बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है, दोनों चीज़ें पैरेलल अवेलेबल है। अच्छा, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। अगर हम विजडम की बात करें ना तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे हिस्ट्री में जो है वो चीज़ें क्या थी, वो सामने आ रही थी। बहुत सारी चीज़ों की इन्वेंशंस हो रही थी, बहुत चीज़ें डिस्कवर की जा रही थी। ठीक है, तो विजडम तो हमें नज़र आ रहा था, और लिटरेचर में भी हमें बहुत ज़्यादा विजडम नज़र आ रहा था। फिर जिस तरीके से रिलीजन के बारे में बात हो रही थी, लेकिन फिर फुलिशनेस कहाँ से आ गई? फुलिशनेस क्या कि बेवकूफ़ी भी वहीं नज़र आ रही थी। जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे फुलिशनेस भी थी, वहाँ पे लोगों की बेवकूफ़ियाँ भी थी, वहाँ पे लोगों का कम अकल होना भी नज़र आ रहा था। ठीक है, इट वॉज द एपिक ऑफ बिलीव। अब स्पेलिंग गलत लिखे, मैं ये ई नहीं आता है इन पर। ठीक है, एपिक ऑफ बिलीव, इट वॉज द एपिक ऑफ इनक्रेजुअलिटी। अच्छा, अब क्या है, एपिक का मतलब क्या होता है? ये भी ना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, जो टाइम था वो बिलीफ का भी टाइम था कि लोग रिलीजन में बिलीव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज द एपिक ऑफ इनक्रेजुअलिटी। इनक्रेजुअलिटी की भी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो एपिक की भी स्पेलिंग गलत है, इसको भी ई हटा दिएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बिलीफ का भी टाइम था, और इनक्रेजुअलिटी का मतलब होता है डिसबिलीफ, जिस टाइम पे लोग बिलीव भी कर रहे हैं और डिसबिलीफ में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आपकी वहाँ पर चल रही थी। स्पेलिंग्स में आपके पास जो चीज़ डिफरेंट होगी ना, यहाँ से ए निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी सब ठीक है। फिर इट वॉज, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इट वॉज द एपिक ऑफ बिलीव, इट वॉज द एपिक ऑफ इनक्रेजुअलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। अच्छा, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। अच्छा, लाइट क्या है कि लाइट जब जो चीज़ें आपके सामने खुल के सामने आ रही हैं उसको लाइट का के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उस टाइम पे चीज़ें, न्यू चीज़ें रिवील हो रही थी, सामने आ रही थी। इवन लोगों ने, आपको पता है, रिलीजन के अंदर भी जो चीज़ें थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। जैसे जो जितने भी आपके पास जो चर्च था या फिर जो भी किंग थे, जो भी उनकी आप कह सकते हैं कि जो गलत बातें थी ना, उनको मानने से इनकार कर दिया था। जैसे रिलीजन को यूज़ किया जा रहा था to become empowered और to power over the nation कह लें, या फिर जो भी वीक पीपल थे उन पे जब आपने हुक्मरानी करने के लिए आप रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोगों ने उसको भी मना कर दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस। क्यों डार्कनेस था? कि उन लोगों के लिए डार्कनेस था जो लोग ये सारे गलत काम कर रहे थे रिलीजन को इस्तेमाल करते हुए या फिर बहुत सारी और चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। अब आपको पता है स्प्रिंग का वर्ड जो है ना लिटरेचर के अंदर, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? और विंटर का, स्प्रिंग एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। ठीक है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? अच्छे टाइम के लिए, जिस टाइम पे यूथफुलनेस है, जिस टाइम पे बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, दैट इज स्प्रिंग, जब फूल खिल रहे हैं और सब चीज़ें लाइवली हैं। ऑन दी अदर हैंड विंटर की बात करें ना, तो विंटर इज लिंक्ड विद डिस्पेयर, इज लिंक्ड विद डिप्रेशन, डेथ। ठीक है, स्प्रिंग लाइफ से और विंटर डेथ से जो है वो सिम्बलाइज किया जाता है लिटरेचर के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या है, इट वॉज, पहले हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है, इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। ठीक है, तो क्या था, वो जो टाइम था उसमें एक उम्मीद भी थी, लेकिन क्या थी, एक नाउमीदी भी थी। वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। हर चीज़ हमारे सामने थी एंड वी हैड नथिंग बिफोर अस, और हमारे सामने कुछ भी नहीं था। फिर अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, हर एक फ्रेज दूसरे फ्रेज तक कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, हर एक बात अगली बात से कॉन्ट्रडिक्ट करी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे सामने था लेकिन कुछ भी हमारे सामने नहीं था।
ठीक है, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्टली टू हेवन, यहाँ पे डायरेक्टली आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आएगा, ये ग्रामेटिकल एरर आ रहा है। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्टली टू हेवन, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्टली टू दी अदर वे, ठीक है। अब क्या है, हम सब जन्नत में भी जा रहे हैं एक तरफ, और एक हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जा रहा, ठीक है। थिंग्स आर पॉजिटिव एट द सेम टाइम, थिंग्स आर नेगेटिव एट द सेम टाइम, ठीक है। कि हम इस तरह के काम करें कि सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन सब कुछ एकदम से बुरा भी जा रहा है। इन शॉर्ट द पीरियड वॉज सो फार लाइक द प्रेजेंट पीरियड। अब वो क्या, अब देखिए इसमें कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है हमें। इन शॉर्ट द पीरियड वॉज सो फार, कि बहुत दूर है वक्त, लेकिन इतना दूर है कि जैसे अभी प्रेजेंट सामने है। तो देखिए प्रेजेंट तो बिल्कुल अभी राइट, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक चीज़ जो बिल्कुल आपके सामने है और उसको कंपेयर कर रहे हैं आप एक ऐसी चीज़ के साथ जो कि बहुत दूर है, ठीक है। तो फिर क्या आ रहा है, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। दैट सम ऑफ इट्स नॉइजिएस्ट अथॉरिटीज insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only। अभी जो पूरी की पूरी बात लिखी हुई है ना, उसमें ये क्या लिखा जा रहा है, नॉइजियस अथॉरिटीज़ किसी रिटन उसको भी कह सकते हैं, कोई रिटन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को कह सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हर चीज़ के अंदर क्या है, कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं या चीज़ें बहुत बुरी हैं, दरमियान की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन की जा रही है हर चीज़ के अंदर, हाइपरबोले का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड है इस वक्त के अंदर, कि वो क्या है, या तो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम अच्छी हैं या बहुत बुरी हैं। जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ करते हैं, या तो किसी इंसान को बहुत अच्छा बना देते हैं या किसी इंसान को बहुत बुरा बना देते हैं, ठीक है। तो हम बीच की लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है, कि एक ब्लैक और वाइट के बीच में ना ग्रे वाला ऑप्शन भी होता है। हम कहते हैं या तो वाइट है या ग्रे या ब्लैक है, देयर इज़ नो ग्रे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से इसमें लिखा जा रहा है, ये वही सोसाइटी की एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ करके दिखाई जा रही है। और वो सोसाइटी की क्लियर पिक्चर क्या है, ये बताया ये जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर इस तरीके से होता है, लेकिन रियलिटी जो है जिस तरीके से भी हम ये बात कह रहे हैं ना कि सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, येस दिस इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी रियलिटी। लेकिन क्या है कि हमें एक और अप्रोच रखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि राइट और रॉन्ग के बीच में भी एक लाइन है, ठीक है, उसको देखने की ज़रूरत है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ और सिर्फ दी गई थी ग्रामर के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत रिच पैराग्राफ था तो इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है ना, वो क्या है, वो राइटिंग टास्क है। अब इस राइटिंग टास्क के अंदर ना देयर इज़ अ पैसेज and I want everybody to read this passage with me, and after that you can write the summary of this passage, ठीक है। समरी राइटिंग की क्लास अगर किसी बच्चे ने अटेंड नहीं की तो यूट्यूब पे जाके समरी राइटिंग की क्लास ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि समरी को किस तरीके से लिखा जाता है, ओके। अच्छा, तो समरी राइटिंग के अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है वो क्या है, ड्रग एजुकेशन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड एड इन द बैटल अगेंस्ट सब्सटेंस एडिक्शन ऑन सेवरल लेवल्स। It provides the knowledge necessary to avoid risky situations and information to make healthier personal choices. Moreover, it aids in creating personal strategies for avoiding both negative peers and the inherent social pressure associated with substance use in social scenarios. Drug education is not to be taken lightly and is a crucial factor in addressing deep-seated concerns that may perpetuate substance use disorders. Refusal skills are pivotal in drug education. Refusal skills are strategies or methods that an individual can use to say no in peer pressure situations. These skills are also important because they allow individuals to avoid social peer pressure. Refusal skills allow an individual to make their own decisions and commit to them. A few refusal strategies to use before a peer pressure situation are set goals and practice refusal skills. Develop your reasoning as to why you want to avoid certain situations and remove yourself from a situation before temptation occurs. Recent studies have shown that early intervention drug education within schools can provide students with a variety of positive social skills. For instance, it educates them on the danger of substance use, even isolated incidents. It equips them with effective refusal skills to implement when confronted with negative peer pressure associated with illicit drug use.
It addresses possible cultural issues associated with substance addiction. It provides an improved foundation of knowledge for younger individuals to approach the topic of drug use within the community. अच्छा, अब क्या है? The whole passage has a lot of ideas in it, but all the ideas are related to drug abuse या फिर drug addiction. ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या है. You have to summarize and organize the key ideas and concepts presented in the text given above with the help of mind map and as illustrated there. Here, use correct spelling, punctuation and capitalization. अब क्या है आपके पास, for example हम यहाँ पे लिख देते हैं drug addiction. अब इससे रिलेवेंट 5 चीज़ें आपने बतानी है जो इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस हुई हैं. वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर. लेट्स गो बैक टू द पैसेज. नाउ आई वांट एवरीबडी टू फाइंड आउट द फर्स्ट पॉइंट विच इज रिटन इन दिस पैसेज. इस पैसेज के अंदर पहला पॉइंट क्या दिया गया है? ड्रग एजुकेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड एड इन द बैटल अगेंस्ट सब्सटेंस एडिक्शन ऑन सेवरल लेवल्स. अभी हमें पता है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं. इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, ड्रग एजुकेशन का इम्पैक्ट, और इसके बाद ये क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है ताकि हम इसको रिड्यूस कर सकें. ठीक है, तो अब क्या है? इट प्रोवाइड्स नॉलेज नेसेसरी टू अवॉइड रिस्की सिचुएशंस एंड इंफॉर्मेशन टू मेक हेल्थियर पर्सनल चॉइसेस. पहली चीज़ आ गई. फिर क्या है? पर्सनल स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है. फिर क्या है इसके बाद? पहली चीज़ हमारे पास कहाँ क्या आ गई थी? नॉलेज प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड्स नॉलेज. लेट्स हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं. ड्रग एजुकेशन इज द टॉपिक. हमें ये नॉलेज दे रही है, ठीक है, ताकि हम उससे दूर रहें. फिर क्या है? फिर हमें रिफ्यूज़ल का तरीका समझा रही है. इसके अलावा क्या कर रही है? पीयर प्रेशर को किस तरीके से हमने बचना है उससे. इसके अलावा क्या कर रहा है? इसी तरीके से जितने पॉइंट्स भी हमारे पास डिस्कस हुए हैं इस पूरे पैसेज के अंदर, उसके आप पॉइंट्स बना लेंगे. देन यू विल राइट योर समरी. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. अब आप इसकी समरी इजीली लिख सकते हैं. अच्छा, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके बाद आपके पास जो अगली एक्सरसाइज है वो क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस you have had in your life. It could be a travel experience or surprising excursion trip. Share the details, your views, and how it might have altered your point of view of life. Also edit and proofread, keeping in view sentence structure, subject verb agreement, noun pronouns agreement, reference words, connectives, transitional devices, punctuation and spelling. So you have to write an account of a memorable experience जिसके अंदर आपने क्या करना है. कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आपने कोई चीज़ को ट्रैवल किया हो, कोई भी ट्रिप हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है, आप उसको लिख सकते हैं. लेकिन उसमें ग्रामर का, उसमें आपने पंक्चुएशन का, हर चीज़ का ख्याल रखना है, स्पेलिंग्स का. ओके, तो ये आप काम करके मुझे ड्राइव पर भी अपलोड कर सकते हैं. अदर देन दैट आप इसको यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, मैं वहाँ से देख लूँगी. अच्छा, अब एक ना ये छोटी सी पोम आपकी बुक पे लिखी हुई है, द ह्यूमन सीजन्स बाय जॉन कीट्स. ठीक है, तो ये जॉन कीट्स की एक बहुत ही छोटी सी, एक बहुत जो है ना रिच पोइट्री है जो यहाँ पे लिखी गई है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू लुक एट द बुक. आप बुक में इस पोम पे पहुँचे. इसका नाम क्या है? ह्यूमन सीजन्स. अब ह्यूमन सीजन्स क्या है? बेसिकली ह्यूमन सीजन का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक साल के अंदर डिफरेंट सीजन्स आते हैं ना, 4 सीजन्स आते हैं. कौन कौन से सीजन्स होते हैं? कौन कौन से सीजन्स होते हैं बच्चों? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये चारों सीजन्स होते हैं ना. तो इन चारों सीजन्स को लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है. जिस तरीके से वो एक वर्ड्सवर्थ की भी एक पोइट्री है ना, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, सॉरी शेक्सपियर की ऑल द वर्ड्स अ स्टेज. उसमें जिस तरीके से इस लाइफ की स्टेजेस को कंपेयर किया जाता है कि किस तरीके से इंसान जो है वो स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहा है अपनी सारी की सारी स्टेजेस में, उस तरीके से ना इसको लिखा गया है कि 4 सीज़न है, उसी तरह ज़िंदगी के 4 सीज़न हैं. ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो जवान होता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है. तो ये जो चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन. हम इसको एनालिसिस करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके. तो जो पहली लाइन है वो क्या है? 4 seasons fill the measure of the year. इसका मतलब क्या है कि
इसमें कहा जा रहा है कि जो लाइफ है ना 4 सीज़न, जिस तरीके से 4 सीज़न है उसी तरीके से क्या है आप पूरे के पूरे साल को जिस तरीके से फिल किया जाता है, एक साल है ना ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये साल का पोर्शन था, इसको फिल किया गया है 4 सीजन के साथ। देयर आर 4 सीजन इन द माइंड ऑफ मैन, उसी तरह इंसान के दिमाग के अंदर भी ये 4 सीजन है। अगर मैं यहाँ पे दिमाग बना दूँ ना इंसान का, तो ये क्या है, उसके अंदर भी 4 सीजन है। ओके, ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग when fancy clear takes in all beauty with an easy span। अब देखें ये जो लाइन है ना, इसका क्या मतलब है, इन 2 लाइन्स का मतलब ये है, अब लस्टी का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ यूथ यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर यहाँ पे लस्टी का मतलब है कि फुल ऑफ यूथ, ठीक है। ही हैज हिज लस्टी स्प्रिंग when fancy clear, आपकी उसमें इमेजिनेशन क्लियर है, फैंसी का वर्ड इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं फैंसी के लिए इमेजिनेशन। इस टाइम पे इंसान की इमेजिनेशन क्लियर होती है। टेक्स इन ऑल ब्यूटी विद एन ईजी स्पैन, तो यहाँ पे क्या है, ईजी स्पैन मतलब एफर्टलेसली, तो जितना भी काम वो कर रहा है, जितनी भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में कर रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब के सब बहुत एफर्टलेसली हो रही हैं, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, ये चाइल्डहुड है, ठीक है, ये बहुत यंग एज है। इस एज के अंदर क्या हो रहा है कि वो इस टाइम पे फुल ऑफ यूथ है और उसके साथ साथ क्या है, उसकी इमेजिनेशन भी क्लियर है, ठीक है, और ब्यूटी, ही हैज़ एवरीथिंग ही वांट्स एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ, और इसके साथ साथ क्या है, हर चीज़ जो है वो क्या है, वो इजीली कर पा रहा है, ठीक है, इजी स्पैन, वो इजीली कर पा रहा है, एफर्टलेसली कर पा रहा है, ठीक है। फिर आता है ही हैज़ हिज समर व्हेन लग्जरियसली स्प्रिंग्स हॉनेड कार्ड ऑफ यूथफुल थॉट ही लव, ठीक है। तो अब वो क्या बात कर रहा है, अब नेक्स्ट चीज़ में अगर हम आएँ तो उसके अंदर ये बात की जा रही है कि हॉनेड कट क्या होता है, स्वीट आइडियाज फ्रॉम यूथ लाइक अ काउ चूइंग कट, इस तरीके से कट उसको कहते हैं, वो जो अब कुछ जानवरों के अंदर ना एक ये फीचर होता है कि वो खाना एक दफ़ा डाइजेस्ट करने के बाद उसको दोबारा डाइजेस्ट करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने कोई चीज़ खाई है, उनके स्टमक में जाकर वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुई है ना, वो वापस अपने मुंह में लेकर आती हैं उसको और उसको फिर दोबारा से च्यू करके उसको दोबारा खाती रहती हैं। आपने देखा होगा कि गायें भैंसें जो है ना वो इस तरीके से जो जगाली करी होती है, बेसिकली वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ही हैज़ हिज समर, तो जब समर आता है ना आपकी लाइफ का, उसमें क्या होता है, व्हेन लग्जरियसली, अब लग्जरियस का वर्ड यहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि उस टाइम पे जब वो यंग है, जब वो अपनी यूथ के अंदर है, तो वो क्या कर रहा है, वो डीपली थिंक कर रहा है, वो हर चीज़ को उस तरीके से देख रहा है कि जो चीज़ें, जो भी उसने अपनी चीज़ें लाइफ में की हैं, उन सबको उन चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ही इज़ अगेन थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ही हैज़ डन इन द लाइफ, ठीक है। ओके, टू डोमिनेट एंड बाय सच ड्रीमिंग, आई थिंक इसको इससे लेते हैं, ड्रीमिंग हाई इज नियरेस्ट अनटू हेवन क्वाइट कोव्स। अब वो कह रहा है कि वो इस टाइम पे जो वो सोच रहा है, जो उसके ड्रीम्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, वो क्या है, वो बिल्कुल हेवन के करीब है, ठीक है। वो हेवन के करीब है कि मतलब इस बात का मतलब क्या है कि वो क्या है, वो इन चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को। पीसफुल है, सेफ प्लेस है उसके दिमाग के अंदर, ये जो क्वाइट कोव्स है ना, ये पीसफुल प्लेस ऑफ माइंड है। अच्छा, फिर क्या है, his soul has in its autumn when his wings her furleth close, contented so to look on midst in idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold brook। अब वो कहता है कि अब उसकी ज़िंदगी में जब ऑटम आता है ना, जब उसकी सोल का ऑटम आ रहा है, ऑटम वो टाइम है जिस टाइम पे वो रेस्ट कर रहा है। अब जैसे उन्होंने कंपैरिजन किया ना, when his wings he furleth close, लाइक वो अपने विंग्स को, जिस तरह एक परिंदे अपने विंग्स को ना जो समेट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से क्या कर रहा है, एक इंसान अपने ऑटम सीजन के अंदर अपने आप को समेट रहा है, अपनी सोल को समेट रहा है, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें उसने की हैं, जो थक गया है, वो उसको समेट रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है, वो इस टाइम के अंदर ना बिल्कुल खामोश जाके बैठना चाहता है, वो ये चाहता है वो इस चीज़ को एंजॉय करे, ठीक है। ये मिडिल एज है जिसमें हम थक जाते हैं, फिर हम अपने विंग्स को फोल्ड करके बैठ गए हैं, फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पोम। अब वो क्या है, पास बाय अनहीडेड एज अ थ्रेशोल्ड ब्रूक, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके घर के बाहर एक स्ट्रीम हो ना पानी की, और आप उसको रोजाना इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर क्या है, ही हैज़ हिज विंटर टू ऑफ पेल मिस फीचर, और अब राइटर बात कर रहा है आखिरी स्टेज ऑफ लाइफ की, जिसके अंदर इंसान के जो ज़िंदगी है ना, वो जिस तरीके से आपके फीचर्स जो हैं वो थोड़े से
ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरीके से आप झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं मुंह पे, या फिर आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से विंटर सीजन भी उसी तरह है कि लाइफ की उस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एल्स ही वुड फॉरगो हिज मोर्टल नेचर, अगर तो उसकी ज़िंदगी में ये पेल मिस फीचर ना आए ना, तो उसकी ज़िंदगी में उसकी जो स्किन है वो ख़राब नहीं हो रही या वो बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहा, तो वो क्या होगा, वो तो फिर अपने मोर्टल नेचर को भूल जाएगा कि वो इंसान है, उसने फना होना है। तो ठीक है, तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये 4 स्टेजेस हैं, ये 4 सीजन्स हैं। एक वो जिसमें वो यूथफुल थी, जिसमें इंसान जो है अपनी ज़िंदगी की हर जो है वो यूथ की चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर आगे मूव करते 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 चीज़ें कहाँ तक आ रही हैं कि वो अपनी डेथ के करीब जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी इसकी पोइट्री। So this poem is written by an English romantic poet, John Keats. The poem describes the different seasons in a year which reflect the 4 stages in the mind of a man. Youth with its clear fancy and accessibility to beauty is the mind's spring. Manhood with its fondness for reflection is the summer of the human mind. Middle age with its indifference to lovely things and its fondness for quiet life of the autumn of life, while old age with its decay and infirmities in the winter. अब वो क्या है, अब ये पूरी की पूरी जो 4 सीजन्स हैं, इसमें इंसान क्या क्या चीज़ें फेस करता है, उन 4 चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ये जो बचपन में इंसान जो है वो फुल ऑफ स्प्रिंग होता है, जिसमें वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है, फिर समर सीजन आता है, फिर उसके साथ साथ ही क्या होता है, फिर आपकी मिडिल एज आती है, और फिर क्या होता है, फिर आपकी लास्ट में आपके पास ऑटम आता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द होल साइकिल ऑफ लाइफ वर्क्स। अच्छा, अब इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आफ्टर रीडिंग द पोम द ह्यूमन सीजन्स, कॉमेंट ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड हाईलाइट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक। अब आपने क्या करना है, आपने कि 2 चीज़ें उन्होंने दी हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है। ठीक है, इस पोम को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई एनी लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज इवेंट्स विद इन द पोम एंड डिस्क्राइब हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। अब आपने ये क्या करना है कि आपने इसमें से जो आइडियाज़ और इवेंट्स हैं जो भी डिस्कस किए गए हैं, उन सब की लिस्ट बनानी है, और फिर आपने बताना है कि ये किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ओके, फिर आपने क्या करना है, अपने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप प्रेजेंट करना है इन द पोम एंड क्रिटिकली एनालाइज हाउ इट रिलेट्स टू द ओवरऑल थीम ऑफ द पोम। ठीक है, ये 2 काम आप लोगों ने करने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, लास्ट एक्सरसाइज है बुक की, वो क्या है? ओके, तो पहले हम ये सी ऑप्शन भी देख लें जो पिछले वाले टास्क के साथ लिंक है। इन्वेस्टिगेट इफ देयर आर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन विद इन द पोम एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस टू द ओवरऑल थीम और मैसेज ऑफ द वर्ड। तो आपने देखना है कि क्या इसके अंदर कोई कॉज और इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम और सोल्यूशन दिया गया है, वो उनके अंदर अगर दिया गया है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो ये आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है, आपने करना क्या है, यू हैव टू मेक इट। ओके, लुक एट द एडवर्टाइजमेंट बिलो, prepare an anti-drug message and share in class, give it a name, for example choose life not drugs, a choice that changes everything। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से अपनी क्लास में एक मैसेज कन्वे करना है अकॉर्डिंग टू दी एडवर्टाइजमेंट विच इज़ गिवन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गेट इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स, और ये देखें बच्चा क्या कर रहा है, ही इज़ फाइटिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, आई वॉन्ट लेट ड्रग्स गेट इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स, ये लिखा हुआ है, पूरी बात जो लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, पुट इट आउट बिफोर इट पुट्स यू आउट, बहुत एक अच्छा मैसेज कन्वे किया गया है। ड्रग फ्री जोन, आप इस तरीके के कोई भी पोस्टर बना के अपनी क्लास में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास टास्क है जो आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर के अंदर हमने ड्रग एडिक्शन, ड्रग एजुकेशन के बारे में सीखा कि ड्रग एडिक्शन किस तरीके से बुरी चीज़ है, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करने के क्या क्या तरीके हैं। अच्छा, तो अभी तक हमारी बुक की सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपके पास 1 मिनट है, आप इसमें मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर अगले मिनट में आई विल बी आंसरिंग यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड टुडे, तो आप मुझसे अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। नो, ओके, हैदर कह रहे हैं नो, ओके, सही है, तो मोस्टली यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एक पोइट्री है, मोइंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इंशाल्लाह हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।